हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ toppercbse.com। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 13, जिसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर पेंडिंग है इस फर्स्ट चैप्टर के, वो सभी गॉस थ्योरम पे डिपेंड करते हैं। गॉस थ्योरम जो है, आपने इससे पहले देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट किया था फॉर स्ट्रेट वायर और सर्कुलर रिंग। उसमें आपने देखा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था, जिसमें कंपोनेंट्स वगैरह निकाले थे, फिर उसका हमने इंटीग्रेशन वगैरह किया था। बट गॉस थ्योरम एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो गॉस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर भी, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड क्लासेस के अंदर भी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने गॉस थ्योरम को। जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्विक माइंड मैप पे नज़र जरूर डालते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर फर्स्ट का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हम करने लग रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, और ये जो बाकी टॉपिक्स है ये सब हम अपने पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज जो हम अपना लेक्चर करेंगे उसमें हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि सिंपली गॉस थ्योरम को डिफरेंट शेप्स, क्लोज सरफेस के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे ये जो 5 टॉपिक आपको गिवन है, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए, चार्ज इनफाइनाइट सीट के लिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स के लिए, हम देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो आने वाले लेक्चर्स अच्छे से कर पाएँ, इसलिए आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम क्या कहती है। देखो, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग आपने क्या देखा था कि किसी भी सरफेस से कितनी लाइंस पास होती है उसकी काउंटिंग की जाती है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो गॉस थ्योरम है वो किसके लिए अप्लाई की जाती है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है, इट इज अप्लाइड फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम उस सरफेस के किसी पार्ट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एंक्लोज्ड है उसके 1/ε टाइम्स होता है टोटल फ्लक्स उस सरफेस के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं ये आपके पास चार्ज है Q। आपको पता है कि Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स बनती है वो कैसी बनती है? वो बनती है कुछ इस तरह से। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड, या लाइन्स बोल देते हैं। तो लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। बट आपने क्या करना है? आपने गॉस थ्योरम का अप्लाई करना है, और आपने ये देखना है कि अगर इस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं किसी क्लोज सरफेस में, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस चार्ज की वजह से कितना निकलेगा। तो इसके लिए हम इसको सिंपल से सिंपल तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। तो जो क्लोज सरफेस लिया जाता है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिक केस लिया जाता है, यानी कि हम एक सफियर को लेके चलते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि ये आपके पास एक सफियर है जो इस चार्ज क्यू को इनक्लोज करता है। अब अपना पॉइंट क्या है? अपना पॉइंट ये है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो आपने बड़ा सफियर इमेजिन किया है, इस सफियर को, इस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है ये कैसा लिया है? स्फेरिकल शेप का लिया है। तो आपने देखना है कि स्फेरिकल शेप वाले गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब आपके सामने क्लियर है कि चार्ज कितना एनक्लोज है यहाँ पर Q, और उसको हमने क्या करना है? 1/ε टाइम्स कर देना है। तो इस तरह से आप टोटल फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये तो थी स्टेटमेंट। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये कहाँ से आई है, किस तरह से स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से गॉस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, आपने क्या किया? आपने कंसीडर किया एक क्लोज सरफेस, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस की जो रेडियस है उसको हम r मान लेते हैं। ये जो क्लोज सरफेस है इसकी जो रेडियस है इसको हमने क्या मान लिया? r मान लिया है। स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस r। आपने क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। आपको पता है हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कंप्लीट सफियर के फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम अपना होगा कि हम इस छोटे से पार्ट के लिए फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरे सफियर का छोटा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्ट जो है या स्मॉल एलिमेंट है, इसका एरिया हमने मान लिया ds। और आपको पता है किसी भी एरिया के लिए एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है और क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसलिए इस ds का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, वो ये वाला होगा। तो ये जो आपका है ये ds वेक्टर होगा यानी कि एरिया वेक्टर। और ये जो आपको लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने लग रहा है वो ई बनने लग रहा है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने लग रहे हैं। तो अभी आपने क्या देखा, आपने कंप्लीट सफियर को भूल जाना है। आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि आपके पास एक छोटा पार्ट है, छोटा एरिया है जिसकी वैल्यू कितनी है ds। तो आपने फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अभी आप देखिए डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो जब डॉट को हटाते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं ई ds कोस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ds। तो आपने देखा कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास डी फाई की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है ई डॉट ई इंटू ds। बट आपने इस छोटे पार्ट का फ्लक्स थोड़ा ना निकालना था, आपने तो पूरे सफियर का फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, हमेशा की तरह। तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो डी फाई का इंटीग्रेशन आपने किया और इस तरह से आपने इंटीग्रेशन किया ई ds का। अब आप ये देखिए कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप बताइए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट के ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। तो कितनी डिस्टेंस है r, तो r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना ds का। मैंने q r स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन को इंटीग्रेशन से बाहर रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। q की वैल्यू सेम रहेगी, r की वैल्यू भी सेम है क्योंकि आपने सरफेस इमेजिन किया हुआ है, उसकी रेडियस r है। अब हम क्या करते हैं, इस ds की वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपने ds की वैल्यू पुट की तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी ds पॉसिबल है इस पूरे सफियर में उन सबको जोड़ दो, उन सब का सम कर दो। और आपको पता है स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कंप्लीट एरिया बन जाता है। और आपके पास जो सफियर है उसका कंप्लीट एरिया आप जानते हैं, सफियर का जो कंप्लीट एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ ए सफियर। तो आपने ds का इंटीग्रेशन किया तो टोटल एरिया आ जाएगा और टोटल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट होने लग रहा है और इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट होने लग रहा है। तो आपके पास क्या रहा, आपके पास रहा q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर आपने देखा कि डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो फाई हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपल सा प्रूफ गोस थ्योरम का, जिसमें आपने देखा कि टोटल जो फ्लक्स है वो कितना है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये थी आपकी गोस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से गोस थ्योरम को डिफरेंट केसेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया जाता है कुछ क्लोज सरफेसेस के लिए। सबसे पहला जो केस है जहां पर हमने एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है और इस चार्ज की वजह से किसी क्यूब में जो कितना फ्लक्स बनता है हर फेस के लिए उसको हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए फेस ऑफ क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। आपका जो केस कैसा है, कॉर्नर पे रखना आपने। आगे जो डायग्राम्स आएंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से सेंटर पे रखा जाता है। तो पहला जो आपका पॉइंट है कि चार्ज को आपने कॉर्नर पे रखना है और कॉर्नर पे रखने के बाद में किसी भी फेस से कितना फ्लक्स बनता है वो हमने चेक करना है। अब ये देखिए, आपको पता है कि अगर इस चार्ज को आपने कॉर्नर पे रखा है तो ये जो कॉर्नर है ये ऑब्वियस सी बात है
बॉटम की जो लेयर आपको नजर आ रही है इसमें टोटल 4 क्यूब्स है, और इस तरह से इन 4 क्यूब्स के ऊपर जो लेयर है उसमें भी 4 क्यूब्स हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है कुल मिलाकर वो 8 क्यूब्स के साथ में शेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन सभी 8 क्यूब्स को एक कंप्लीट बॉडी मान लिया जाए, यानी कि इन सभी क्यूब्स को मिलाकर एक कंप्लीट बॉडी मान लिया जाए, यानी कि उसको एक क्लोज सरफेस मान लिया जाए, तो आप ये कहोगे जो जो टोटल फ्लक्स बनेगा 8 क्यूब्स के लिए वो कितना बनेगा, वो बनेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपको पता है कि सभी मिलकर कितने चार्ज को इनक्लोज करते हैं, Q चार्ज को इनक्लोज करते हैं। बट आपका पॉइंट क्या था, आपने एक सिंगल क्यूब के लिए चेक करना है कि कितना फ्लक्स बनेगा। तो अगर हम इन 8 में से सिंगल को चेक करते हैं तो सिंगल को चेक करते हैं फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, तो वो कितना बनेगा। तो ये देखिए, ये जो आपका चार्ज है ये अगर देखिए एक सिंगल क्यूब के लिए, तो सिंगल क्यूब के लिए ये जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। यानी कि सब 8 क्यूब्स के अंदर टोटल चार्ज Q है, तो सिंगल के लिए कितना होगा, Q/8। तो इस तरह से आपने देखा कि चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सिंगल क्यूब इज इक्वल टू Q/8। और आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, चार्ज एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंगल क्यूब के लिए टोटल जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। केस क्या चल रहा है कि चार्ज आपने रखा हुआ है कॉर्नर पे, बट पॉइंट क्या था, आपने एक सिंगल फेस के लिए फ्लक्स को चेक करना है। अब ये देखो, आपको पता है किसी भी क्यूब के लिए कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। अब ये राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिए, ये आपका चार्ज है जिसमें से Q/8 चार्ज इस क्यूब के पास है, और ये सरफेस 1, फेस 1, ये फेस 2 और ये फेस 3, टोटल 6 फेस में से जो आपको बिल्कुल फ्रंट में नजर आने लग रहे हैं वो 3 फेस हैं। इन 3 फेसेस के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि या तो इनमें से लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी इस Q/8 की वजह से, या फिर लाइंस जो होंगी वो इसके साइड से इसके ऊपर से निकल जाएगी पैरेलल डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो लाइंस है ये इन फेसेस के पैरेलल चलने लग रही हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टोटल फ्लक्स जो है इस क्यूब का वो केवल 3 फेसेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होने लग रहा है। ये जो आपको 3 फेस सामने नजर आ रहे हैं उनके लिए फ्लक्स काउंट नहीं होने लग रहा है। तो आप अगर देखना चाहो कि ईच फेस के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो जो टोटल फ्लक्स है जो कि आपने क्या देखा Q8/एप्सिलॉन नॉट, उसका 1/3 पार्ट, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो 3 फेसेस में डिवाइड हो जाएगा। हालांकि क्या है, फेस टोटल 6 है तो जल्दी से बच्चे क्या करते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। बट कोई ये नहीं सोचता कि ये जो 3 फेसेस है इनके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 बनती है, क्योंकि जो कॉर्नर वाला चार्ज जो है जो इस क्यूब के अंदर आता है उनकी वजह से इन 3 फेसेस के लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो या तो पैरेलल होगी या इनमें से पास नहीं होगी, जिसकी वजह से इन तीनों फेसेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 बनती है। तो बाकी जो बचे हुए हैं जो फेसेस है उनके लिए जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 1/24 टाइम्स ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका था एक सिंगल फेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू, और आपका चार्ज कहाँ होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए कॉर्नर पर। ये आपने ध्यान रखना है। आगे हम चेक करते हैं कुछ और डायग्राम्स। अब आपके पास में ये हेमिस्फीयर्स गिवन है, इन हेमिस्फीयर्स के लिए आपने फ्लक्स की वैल्यू को चेक करना है, और लाइंस ऑफ फोर्स जो कुछ इस तरह से पास होने लग रही है। अब ये देखो, इस पहले डायग्राम में आपने क्या देखा कि लाइन ऑफ फोर्स बाहर से आने लग रही है और इसको क्रॉस करने लग रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी खुद के पास जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। और अगर चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू 0 होती है तो वैसी बात है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से सेकंड केस में लाइन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, बट अभी भी आपने क्या देखा कि Q इनसाइड की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए भी फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखते हैं थर्ड केस में। थर्ड वाले केस में आप देखिए, ये जो चार्ज है, ये नीचे जो चार्ज आपको नजर आ रहा है ये कुछ इस तरह से है कि इसका हाफ पार्ट इस स्फीयर के अंदर आने लग रहा है। तो अगर आप ये टोटल चार्ज Q मानते हो तो ये एनक्लोज जो चार्ज है, चार्ज इनसाइड जो है वो कितना है, Q/2 टाइम्स है। और Q/2 टाइम्स होगा तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एनक्लोज्ड की वैल्यू पुट किया आपने तो यानी कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 22।
ये जो पॉइंट रहेगा ये आगे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनमें यूज होने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। देखो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर उसको हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपको किसी एक सिंगल फेस के लिए, जैसे मान लो ये एक सिंगल फेस है, इस सिंगल फेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू को चेक करना है कि कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा। तो ऐसे केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में रख सकते हैं। कैसे करना है कि जो टोटल फ्लक्स जो है वो तो आपको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट आपने क्या करना है, आपने उस गॉसियन सरफेस के किसी पार्ट के लिए फ्लक्स को चेक करना है। तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होगा उस पार्ट के लिए वो क्या होगा, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, जैसे कि आपका ये फेस हो गया, इसका एरिया डिवाइड बाय द टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया, ये जो टोटल है सरफेस 6 सरफेसेस हैं उन सब का एरिया, इनटू कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है इसके अंदर क्यू, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो एक फेस है उसको अगर एरिया ए नॉट मानते हैं और इन सब का टोटल जो एरिया है वो ए नॉट मानते हैं, तो ए बाय ए नॉट इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट से उसको फिर डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी सिंगल फेस का एरिया कितना मान लिया आपने, ए स्क्वेयर, टोटल एरिया कितना बनेगा, टोटल फेसिस है उन सब का एरिया यानी कि 6a स्क्वेयर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या देखा, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आ चुका आपका सिंगल फेस के लिए। तो आपने देखा कि सेंटर पे चार्ज रखा है और उसकी वजह से एक सिंगल फेस पे कितना फ्लक्स बनता है। इसी तरह से आपके साइड में सेकेंड भी डायग्राम गिवन है। सेकेंड डायग्राम में देखो, अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो कुछ इस तरह से होता, और इसके लिए जो फ्लक्स बनता है, आपका पॉइंट क्या कि आपने इस हेमिस्फीयर के लिए चेक करना है। हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो एरिया है वो ए है और इसका टोटल जो एरिया है वो ए नोट है। तो आपका क्या आएगा, ए बाय ए नोट इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए आपने कितने पार्ट का चेक करना है, ऊपर वाले पार्ट का चेक करना है, यानी कि ए का मीनिंग एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या देखा, ये कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से बड़ी आसानी से फ्लक्स की वैल्यू को चेक कर लेनी है। अब हम चेक करते हैं अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 23। इसमें हम चेक करेंगे कि इस तरह से कौन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया जाता है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूं, इससे आसान तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, और इसको आप एनिमेशन के हेल्प से बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका ये कोन आपको नजर आ रहा है, ये कोन, इस कोन को हम क्या कह सकते हैं, ये कोन को आप मान सकते हो इस पूरे स्फीयर का एक पार्ट मान सकते हैं। और जो चार्ज आपका वो कहाँ रखा हुआ है, इस स्फीयर के तो सेंटर में रखा है, बट कोन के लिए देखें तो ये जो चार्ज है वो कहाँ नहीं लग रहा है, कोन के वर्टेक्स पे आ रहा है। तो इस कोन के वर्टेक्स पे रखने की वजह से, पूरे चार्ज की वजह से फ्लक्स जो है वो इस कोन में से पास नहीं होता है, बल्कि कुछ पार्ट ऐसा है चार्ज का जो सिर्फ फ्लक्स इसमें क्रिएट करता है कोन के लिए, बाकी जो पार्ट है फ्लक्स का इस चार्ज का वो कोन में से पास नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि किस तरह से इस चार्ज की वजह से कितना पार्ट जो है वो फ्लक्स का इस कोन में से पास होगा। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बाय ए नॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ क्या मान सकते हैं, देखो इस कोन को हम मान सकते हैं स्फीयर का पार्ट, और हमें जो फ्लक्स निकालना वो निकालना इस वाले एरिया से। ये जो आपको हाईलाइट जो कोन का बेस की तरह नजर आ रहा है, ये जो एरिया इसको हम मान लेते हैं ए, और ये कंप्लीट जो एरिया बनता है वो मान लेते हैं ए नोट। आपको पता है ए नोट क्या होता है, ए नोट होता है 4 पाई आर स्क्वेयर कंप्लीट सरफेस एरिया। यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये वाली देखो, यहाँ मान लेता हूँ, ये वाले ये रेडियस है स्फीयर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो, अब आपके लिए क्या रह गया, आपको फाई की वैल्यू चेक करने के लिए आपको इस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि इस बेस के एरिया का पता होना चाहिए। इस एरिया को पता करने के लिए मैंने इसको आसानी से समझाना है, इसलिए इसी डायग्राम का ये वाला
फ्रंट व्यू है, यानी कि यहाँ से ये वाला जो है ना, ये आपका बेस का बॉटम, कोन का जो बॉटम है, ये सामने से देखने पे कुछ ऐसा सफियर नज़र आएगा ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ए की वैल्यू को चेक करना है। ये वाली ए कंप्लीट एरिया है ए नॉट, और ये वाला जो एरिया है वो ए बनता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ए को, यानी कि ये जो बेस बना हुआ है कोन का, इसके हम क्या करते हैं, इसकी इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स बना देते हैं। यानी कि ये जो आपको दिख नज़र आ रहा है, ये इस तरह से आपने क्या किया, इसको पूरे एरिया को इस तरह से सर्कुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। इस स्ट्रिप की हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, ये सेंटर से लेकर यहाँ मिडल तक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, और इसकी जो थिकनेस जो है इस स्ट्रिप की, ये वाली थिकनेस, इसको मैंने क्या मान लिया, डी आर। अब पहले तो क्या करते हैं, पहले इस एरिया को निकालते हैं, इस वाले एरिया का, इसका जो एरिया आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इससे टोटल एरिया बना लेंगे हम। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना बनेगा, तो आपको पता है कि इस स्ट्रिप को अगर हम काट देते हैं, बीच में से यहाँ काट देते हैं और इसको सीधा करते हैं, तो बिल्कुल एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी जो रेक्टेंगल की तरह नजर आएगी। तो इसका जो एरिया बनेगा, वो क्या क्या बनेगा, वो बनेगा डी ए। डी ए कितना बनेगा, तो देखो अगर इस स्ट्रिप को काट के इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी बनेगी, इसकी लंबाई बनेगी 2 पाई आर, और इसे चौड़ाई कितनी है, डी आर। तो आपको पता है एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल की तरह काम करने लग रहा है ये। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस बन जाती है स्ट्रिप की, इनटू थिकनेस डी आर। तो ये है आपका इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया डी ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कंप्लीट एरिया निकालना है इस अंदर वाले पार्ट का, इसका जिसको हमने ए माना हुआ है। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। देखो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप जो आपने, जिसका एरिया आपने डी ए माना है, ये वाली ये रही, ये वाली ये यही है, ये साइड से देखने पे कुछ ऐसी नजर आएगी। अब देखो अगर ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते, तो वैसी बात है ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये यही तो होगी ना इस रिंग की, ये वाले, ये आर बनेगी। और आप ध्यान से देखिए, अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो पार्ट बना है, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, ये वाली, इसको नेम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हो। ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये जो मैंने टिक किया हुआ है, इस ट्राइंगल में अगर आप साइन की वैल्यू चेक करते हैं, तो क्या आएगा, तो साइन एल्फा की जो वैल्यू आती है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आर की वैल्यू क्या आती है, आर की वैल्यू आती है आर इंटू साइन एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ चुकी है अपने इस आर की वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ यूज करेंगे हम। अब क्यों यूज करेंगे उसका रीजन अभी आप रखोगे, वैल्यू पुट करो तब अपने आप पता लग जाएगा आपको। अब साथ ही हम देखते हैं इस डी आर की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। ये देखो, ये तो लाइन आपकी बेस लाइन हो गई, और आपने क्या किया, ये जो स्ट्रिप आपने मानी थी, इसके दोनों एंड से एंगल चेक किया, सेंटर पे कितना बन लग रहा है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, इसको मैंने मान लिया डी अल्फा। ठीक है, और ये देखो ये वाला क्या बन जाता है, ये आर्क की तरह काम करता है, ये आर्क बन गई। आर्क की चौड़ाई कितनी है, डी आर। तो आपको पता है आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, आर्क इज इक्वल टू, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल। तो इसी को अप्लाई किया आपने, तो ये जो डी आर जो आर्क की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है आर, आर इंटू एंगल, एंगल कितना माना आपने, डी अल्फा। ये देखो यहाँ माना हुआ है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये डी आर और ये आर, इन दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी पुट किया आपने, आर इंटू साइन अल्फा इंटू डी आर। डी आर की वैल्यू क्या पुट किया आपने, आर इंटू डी अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वेयर साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एरिया। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अब देखो सब कुछ अल्फा में आ चुका है। ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, बाकी साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, ये आपका पार्ट वेरिएबल वाला आ गया। दिस इज द स्मॉल एरिया। अब आप ये देखिए, आपने क्या करना है, ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स है उन सबको ऐड कर देना है। ऐसी स्ट्रिप्स कहाँ से स्टार्ट होगी, रेडियस 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चली जाएगी, इस वाले पॉइंट तक चली जाएगी, लास्ट तक कवर कर देंगे इसको हम, ठीक है ना। बट हमने इसको रेडियस की बजाय किस में लिया, एंगल की फॉर्म में लिया है, वेरिएबल आपका एंगल बना हुआ है। तो ये ध्यान से देखिए,
जब ये स्ट्रिप छोटी से छोटी होगी, ये जो सर्कुलर आपने स्ट्रिप मानी है, एलिमेंट माना है, ये छोटी से छोटा होगा तो यहाँ बिल्कुल छोटा बनेगा, तो अल्फा वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस स्ट्रिप को बड़े से बड़ा कितना मान सकते हैं, इसके बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के साथ। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है कम से कम, ये जो अल्फा की वैल्यू है कम से कम क्या होगी, 0, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, इतनी हो सकती है। ये वाला एंगल कितना माना आपने, थीटा, जो कोन का एंगल माना आपने, ये थीटा माना है। तो अल्फा की वैल्यू कम से कम 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा हो सकती है। तो ऐसे केस में आपने टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ए निकालना है, तो आप क्या करोगे, यूज ऑफ इंटीग्रेशन करोगे। तो डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर स्क्वेयर साइन अल्फा डी अल्फा। अल्फा की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है जब ये स्ट्रिप बिल्कुल 0 रेडियस की हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू थीटा हो सकती है। अब ये देखिए 2 पाई आर स्क्वेयर आपने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन आपने करना है साइन अल्फा का, और आपको पता है साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस अल्फा, और वैल्यू कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से थीटा पे। इसको आप पुट करते हो तो आपका वैल्यू क्या, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर स्क्वेयर था ये, इनटू देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको पुट करेंगे, देखो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस कोस थीटा आएगी, माइनस लोअर लिमिट तो ऑलरेडी माइनस है, तो कोस 0 बनेगा इसमें, देखो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको आप पुट करके देखना, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ए। तो आपने क्या निकाला, आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए नोट की वैल्यू ऑलरेडी आपने पता है 4 पाई आर स्क्वायर होती है, तो इसलिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप देखो नाउ आपका जो मेन पॉइंट था वो फ्लक्स था, फ्लक्स आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, ए नोट की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी पुट किया आपने, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय ए नोट। ए नोट कितना है आपका, ए नोट है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अब आप बताइए कितना आसान है ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो, यहाँ 2 बचेगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, आपने क्या देखा कि जो फाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है वो आ चुकी है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नोट 1 माइनस कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ द कोन, ये वाला जो एंगल बनता है कोन का, ये वाला है यहाँ पर। तो इस तरह से जितना भी एंगल होगा कोन का उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्मूला, आपने ध्यान रखना है किसी भी कोन के वर्टेक्स पे, याद रखना है चार्ज कहाँ होना चाहिए, ऑन द वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो वर्टेक्स पे अगर चार्ज क्यू रखा है तो फ्लक्स की जो वैल्यू बनेगी जो कोन में से पास होगी, यानी कोन के बॉटम में से पास होगी, वो ये वाली होगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन। इसी का आप यूज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आपने फॉर्मूला याद रखना है ये। अब ये देखिए आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में ध्यान से देखो, आपने जो चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा है। अब इसको आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है उसके 3 फेस होते हैं, 2 तो ये आपके सर्कुलर सरफेस होते हैं जो बॉटम और टॉप का काम करते हैं, और बाकी ये जो कर्व टाइप का होता है जो सिलेंड्रिकल जो साइड जो एरिया होता है लेटरल एरिया बोलते हैं या सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 आपके सरफेस बन जाते हैं। अब ये देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सेंटर पे चार्ज आपने रखा, और उसकी वजह से जो इन फेसिस में से ये वाला फेस फर्स्ट नंबर फेस, ये वाला सेकंड वाला फेस, इस फर्स्ट और सेकंड में से जो कोन जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है वो एक तरह से कोन का फ्लक्स पास होने लग रहा है। ये दोनों क्या बनाने लग रहे हैं, ये जो फ्लक्स है वो क्या बनने लग रहे हैं, कोन के फ्लक्स बनने लग रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या देखते हो कि आपने निकालना इस कर्व्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स निकालना है वो निकालना आपने कर्व्ड सरफेस के लिए। तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू बनेगी पाई फॉर कर्व्ड, वो क्या बनेगी, वो बनेगी जितना भी टोटल फ्लक्स होगा उसमें से इन दोनों कोन्स के फ्लक्स को हम निकाल देंगे। तो 2 टाइम ऑफ फ्लक्स ऑफ कोन, ये जो 2 कोन बने हैं, एक कोन का फ्लक्स उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का निकल जाएगा, इसको माइनस कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको पता है टोटल फ्लक्स कितना होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, अभी आपने क्या देखा था कि एक कोन का जो फ्लक्स बनता है, एक कोन का जो फ्लक्स बनता है वो बनता है, यहाँ तो 2 आया हुआ इनटू में, एक कोन का फ्लक्स बनता है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि 1/ε0 को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी Q/ε0 को। तो Q/ε0 को आपने कॉमन लिया तो अंदर यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ -1 और ये प्लस कोस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपका जो फॉर्मूला बना है वो बना है कर्व्ड सरफेस के लिए Q/ε0 इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा आपका बनता है, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान होना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा था, लास्ट टॉपिक में आपने देखा था। अब देखो ये आपका है कर्व्ड सरफेस के लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी को। मान लेते हैं ये जो कोन है, इस कोन की रेडियस ये r है और ये जो इसकी हाइट बनती है ये बनती है 2r। तो आप ये देखिए, अगर ये कोन सॉरी अपने सिलेंडर की जो हाइट है ये 2r है, तो इस सिलेंडर की जो हाइट 2r है, तो आप देखो ये कोन की जो हाइट बनेगी r बनेगी। ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी r ये भी r। तो थीटा कितना बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, थीटा बनेगा 45 डिग्री। तो इस केस में फाई फॉर कर्व्ड सरफेस कितना होगा? तो फाई फॉर कर्व्ड सरफेस होगा, वैल्यू पुट करते हैं Q/ε0 कोस, कितना एंगल बना है यहाँ पर? 45 डिग्री। आप जानते हो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? Q/√2ε0। तो दिस इज द वे, by this we can find out electric flux through the curved surface of the cylinder। और चार्ज कहाँ रखा हुआ आपने? चार्ज रखा हुआ है सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। तो ये था आपका लेक्चर जिसमें आपने ये देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग गॉस थ्योरम। आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा वो रहेगा अपना चार्ज होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।